हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCL 012 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 1 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसके अंदर जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले है हमारे पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड, process of analysis, calculation of storage complexity and calculation of time complexity। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है मैथमेटिकल बैकग्राउंड कि आप जब एल्गोरिथम को बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो तो मतलब आप इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम होती है तो एल्गोरिथम को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम एक्चुअली होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको 2 नंबर का एडिशन का कोई प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपके पास 2+2 ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए मतलब आपको एक कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके उस प्रोग्राम को बनाने से पहले सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ पर आपको इनपुट वैल्यूज देनी है, क्या करना है उसके अंदर। तो वो सारी चीजें आप क्या है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में लिखेंगे। तो एल्गोरिथम तो हो गया। ठीक है, फिर जब आप प्रोग्राम बनाओगे, प्रोग्राम को भी आपको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आप जो एल्गोरिथम बना रहे हो उस एल्गोरिथम को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एल्गोरिथम्स हैं तो आप मतलब एल्गोरिथम्स बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि अलग अलग तरह की एल्गोरिथम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसके अंदर जो अच्छा तरीका है वही चीज तो आप अप्लाई करेंगे ना, उसी चीज को तो आप यूज करेंगे। तो वहां पर वही चीज देखी जाएगी। यानी कि जब यहाँ पर जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे हो तो आप उसको कैसे एनालाइज करोगे, मेजरमेंट रहेंगे ना, कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, उसके बेसिस पे तो आप एनालाइज करोगे कि हाँ जी कौन सी एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है और वो आपको अपने प्रोग्राम के तौर पर यूज करनी चाहिए। क्योंकि तब अब ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर के अंदर आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया और वो 1 साल बाद में जाके एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो प्रोग्राम मतलब जो प्रोग्राम है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इतने टाइम बाद जाके रिजल्ट देगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी एल्गोरिथम को। ठीक है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इफिशियंसी है एल्गोरिथम्स की, टाइम है कि कितना रनिंग टाइम लेगा, स्पेस है या फिर मेमोरी है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हम एक ही टाइम पे सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सकते। अब इसके बाद में है डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, मैंने आपको बता दी। पर यहाँ पर जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एल्गोरिथम में आपके पास में कुछ 5 कैरेक्टर्स बोल लो, कैरेक्टर स्केच या फिर फीचर्स बोल लो। ठीक है, ये फीचर्स आपकी एल्गोरिथम में होने चाहिए। सबसे पहला है आपके पास में दैट इज इनपुट, कि मतलब आपके पास कुछ तो इनपुट होना चाहिए तभी तो आपको कुछ मतलब मिलेगा एज अ रिजल्ट। तो इनपुट में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। फिर होता है आपके पास में आउटपुट। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका पर्टिकुलर जो आप टास्क कराना चाहते हो, लेट्स सपोज कि आप 2+2 कर रहे हो तो 2+2 का आंसर भी तो आना चाहिए, दैट इज 4। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको आउटपुट जरूर मिले। थर्ड इज डिफाइंडनेस, मतलब कि जो भी आपने एल्गोरिथम को डिफाइन किया है वो क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि इनफिनाइट टाइम तक चल रही है, मतलब कि पूरी प्रॉपर तरीके से आपने डिफाइन किया कि मतलब एक स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है। ये हो गया हमारी डिफाइंडनेस। ठीक है, फिर है हमारे पास में इफेक्टिवनेस। ठीक है, मतलब आपने जो भी एल्गोरिदम बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि वो अपने काम को करने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कि आपने एल्गोरिदम बना दी और वो जो मतलब एडिशन करने के लिए एल्गोरिदम बनाई है कर वो माइनस रही है, तो मतलब वो इफेक्टिव नहीं रही ना, कि मतलब जिस काम के लिए आपने उसको बनाया वो काम नहीं कर पा रही। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में आता है टर्मिनेशन। ठीक है,
मतलब कि जो भी आपने एल्गोरिदम बनाई है वो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एल्गोरिदम बना दी और वो एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब पता नहीं कितने सालों बाद जाकर, या पता नहीं हो भी रही है कि नहीं हो रही, इन्फिनाइट टाइम पर जाकर रह रही है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। मतलब जो भी आपने एल्गोरिदम बनाई है वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए, और आपका जो रिजल्ट है वहां पर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस क्या होती हैं? वे सभी प्रॉब्लम जो कंपैरेबल कॉम्प्लेक्सिटी के सेट में आती हैं। ठीक है, कंपैरेबल कॉम्प्लेक्सिटी के सेट में आती हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस P मान लो एक सेट है, जो क्या है? डिजायरेबल, मतलब डिसीजन, मतलब कोई भी जो P है वो क्या है हमारे पास में? जैसे अगर मान लो हमने क्या किया, ये क्या है? कंपैरेबल कॉम्प्लेक्सिटी के सेट को ही हम कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास में कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस P है, ठीक है, इस P सेट के अंदर कुछ ऐसे डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं जो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक मशीन से सॉल्व होंगे। ठीक है, P जो है उसके अंदर कुछ ऐसे हैं प्रॉब्लम्स जो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक मशीन से सॉल्व होंगे। ठीक है, और पॉलिनोमियल टाइम लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लेंगे नहीं, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनपी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस के अंदर कुछ एनपी प्रॉब्लम्स होते हैं जो क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट मशीन से सॉल्व होते हैं। आपने डीएफए और एनएफए का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इसको आगे हम इसको कवर करेंगे, पर यहाँ पर सिर्फ यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस होती हैं वो क्या होती है? कंपैरेबल कॉम्प्लेक्सिटी का सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि दो तरह की हो गई, एक हो गई पी और एक हो गई एनपी। जो पी हो गया वो क्या हो गई? कुछ ऐसे डिसीजन प्रॉब्लम होगी जिसको आप डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट मशीन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम लेगा। और ये क्या है हमारा? एनपी, जिसको आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन से सॉल्व करेंगे, और ये क्या लेगा? ये भी सेम पॉलिनोमियल टाइम ही लेगा। ठीक है, मतलब सॉल्व होगा ये। अब इसके बाद में हमारे पास जैसे इसका कोई एग्जांपल भी है, जैसे कि बूलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, एनपी, एनपी के लिए एग्जांपल है, और हैमिल्टनियन पाथ प्रॉब्लम, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, ये सब क्या है? हमारी एनपी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या होता है? जैसे कि आपने ये का भी नाम सुने होंगे, बिग ओ, ठीक है, ओमेगा एंड थीटा। ठीक, तो इनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी, मतलब आपके पास में कुछ भी एल्गोरिदम है, ठीक है, तो उस एल्गोरिदम को आप किसके बेसिस पे बताओगे कि मतलब ये किस तरह की है? ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये बताने के लिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो इन सब के लिए, मतलब इसके ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, बिग ओ, ओमेगा और थीटा, जिसके अंदर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को मतलब बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी बिग ओ नोटेशन होती है ये क्या बताती है? अभी मैं इसका एक चार्ट दिखाती हूँ। ये रही हमारी असिम्प्टोटिक नोटेशन। इस असिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर क्या है? ये देखो, आपका थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है? आपका बिग ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है आपका ओमेगा। ठीक है, बिग ओ मतलब यहाँ पर जो लिटिल ओ होता है, और मतलब लिटिल ओ और बिग ओमेगा, ये हम मतलब इसके अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेयर यूज़ करते हैं। तो अभी जो है आपके पास तीन सिनारियो हैं। ठीक है, एक होगा बिग ओ, ठीक है, एक होगा ओमेगा, एंड दूसरा होगा थीटा। तो जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई भी आपको फंक्शन दिया है, तो उस ये हमारा क्या है? कोई भी फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर जो हमारी ये जी एन है, जी2 जी एन है, और ये जी एन है। ठीक है, जी एन सी वन, जी एन और
C2GN, इस दोनों के जब बिटवीन बीच में लाई करेगा हमारा फंक्शन, इन दोनों वैल्यू के जब बीच में लाई करेगा हमारा फंक्शन, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कैसा है, थीटा प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब थीटा है, थीटा। तो मतलब इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, एवरेज के सिनारियो होता है। जब हम इससे रिलेटेड असिम्प्टोटिक की प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, थीटा, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मतलब जो थीटा है वो कुछ इस तरह से, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद में, यहाँ पर देखो जो थीटा मतलब हमारा फंक्शन था वो यहाँ पर लाई कर रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद में जो थीटा की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, थीटा, मतलब इस फंक्शन की जो ग्रोथ है वो कैसी है, इन दोनों के बिटवीन में लाई कर रहा है हमारा जो फंक्शन है। ठीक है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनदर दो फंक्शन हो सकते हैं, उनके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो ये क्या बताता है हमें, टाइट बाउंड बताता है, टाइट बाउंड बताता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास में बिग ओ। ठीक है, अब बिग ओ के अंदर देख रहे होंगे आप कि ये आपके पास में कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन में यहाँ देखो, यहाँ से जो फंक्शन था उसकी ग्रोथ ज्यादा थी, लेकिन यहाँ धीरे धीरे आते आते फंक्शन की ग्रोथ तो ज्यादा हुई, लेकिन यहाँ जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई, उस सिचुएशन के बाद फंक्शन की ग्रोथ जो है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन से जो है वो कम हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था उसकी ग्रोथ दूसरे किसी फंक्शन से उसकी ग्रोथ क्या है, कम हो गई। तो इस सिनेरियो को, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इसको शो करेंगे एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। अब नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एन। अब आप देखो यहाँ पर जो फंक्शन की ग्रोथ है, यहाँ फंक्शन की ग्रोथ ज्यादा हो रही है किसी दूसरे अनदर फंक्शन की ग्रोथ से, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जिसको हम n0 मान रहे हैं एट दैट मोमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज है ये क्या शो करेगी, हमारा लोअर बाउंड। ठीक है, ये क्या शो करेगी, लोअर बाउंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर, असिम्प्टोटिक नोटेशन का क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन दे रखा है, तो आपको इस फंक्शन की ग्रोथ बतानी है कि किस तरह की ग्रोथ है इस फंक्शन की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एन इक्वल टू 3n³ प्लस 2n² प्लस 4n+3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इक्वल टू 3n³ प्लस 2n²। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो बिग ओ एन। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा सबसे छोटी, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में कौन सी चीज छोटी है, ये 3 है, छोटा है 3 4n से, तो उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमने क्या किया, इस 3 को भूल गए। यहाँ पर हमने क्या लिया, अब इसके अंदर से जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होता है दैट इज 4, इसको हम इस टाइम पर इग्नोर करेंगे। मतलब कि हमारे पास क्या है, 4n+3 में से आपको देखना है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू इसको हम हटा देंगे, तो आपके पास में क्या बचा, n बचा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिग ऑफ n। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एज 4n+3 इज ऑफ, मतलब कि हमने क्या किया, 4n+3 की जगह पे हमने बिग ऑफ n लिख दिया। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन करोगे तो कौन सी चीज बड़ी है, n² बड़ा है ना n से, तो इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे 3n³ प्लस बिग O n² से। ठीक है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो एज 2n² प्लस 0n इज ऑफ बिग O n²। ठीक, मतलब आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि इसके अंदर से जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हटा दो, फिर आप कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसकी जगह पे आपने लिख देना बिग O n²।
उसके बाद में आप इन दोनों में से देखो, ये कांस्टेंट वैल्यू को 3 को रिमूव कर दो, यहाँ पर कौन सा बड़ा है, बिग ओ एन क्यूब आपका बड़ा है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आपका ये आंसर आ जाएगा। बस आपको ये देखना है, छोटी टर्म्स जितनी भी होगी उसको आपको खत्म कर देना है, कांस्टेंट टर्म्स को रिमूव कर देना है, उसके बाद जो n की वैल्यू बची वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं अगर आपसे हो जाए तो। ठीक है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स सपोज फंक्शन, यहीं पे हम करने की कोशिश करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है आपके पास में 3x+3। ठीक, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है आपके पास x² + 2। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखो कि कौन सी ग्रोथ, मतलब फंक्शन की ग्रोथ ज्यादा होगी, तो उसको चेक करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो कि मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू ली, यहाँ पे आपने फंक्शन की वैल्यू लिखी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपने लिया जी ऑफ एक्स। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने जैसे ही x की वैल्यू लिखी 1, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 3 6 हो जाएगा। ठीक, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x² + 2 हो जाएगा। ठीक है, x² + 2 यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 is 3, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 is 3। ऐसे ही मैंने 2 लिया तो 2 को इधर रखेंगे, 3 2 6 और 3 दैट इज 9। ओके, फिर यहाँ पर किया तो 2 2 4 एंड 2 is 6। फिर अब मैंने 3 लिया तो 3 जब रखेंगे 3 3 9, 9 के अंदर 3 ऐड करेंगे दैट इज 12। अब यहाँ पर अगर मैंने फंक्शन के अंदर एक और वैल्यू रखी, मतलब 3 ही रखा, तो 3 3 9 + 2 is 11। ठीक, अब यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से इसको सॉल्व किया। ठीक है, मैं यहाँ पर ले ले रही वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू ली है 4, तो मेरा एफ ऑफ एक्स में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 4 12, 3 4 12, और 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 15, और यहाँ पर जब आप रखेंगे तो 4 4 16 और 2 18। ओके, नेक्स्ट आपने रखा 5 5 5 5 3 15 16 17 18। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 18, 5 5 नहीं 18 नहीं आएगी, 5 5 25 और 2 27। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आई। तो आप देख रहे होगे कि एक पॉइंट के बाद में यहाँ पर जो हमारा जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीमेंट होती जा रही है। अब आगे जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो इसकी ग्रोथ से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बिग ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह की सिचुएशन आती है लिखने के लिए, तो आप उनको कंपेयर करके लिख सकते हो कि मतलब n² ज्यादा है या फिर n³ ज्यादा है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करके और कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।